हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भूगोल में हमने पिछली क्लास में देखा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें वेगनर ने दिया था, वो सिद्धांत हमने देखा था। आज हम 12th ज्योग्राफी के बारे में कुछ शुरू कर रहे हैं। पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे आज, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। अब जनजातियाँ नाम आने से पहले अपन को देखना पड़ेगा जनजाति क्या होती है, उसकी परिभाषा। जनजाति की परिभाषा के बाद में अपने सिलेबस में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। परिभाषा, जनजाति की परिभाषा में अपन देख सकते हैं कि जनजाति जाति विशेष या एक ही प्रकार के लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनमें रहन सहन, खान पान, परंपरा, संस्कृति आदि के आधार पर समानताएं पाई जाती है। यानी वह समूह, लोगों का वह समूह जो आपस में रीति रिवाजों में, परंपराओं में, संस्कृति में, रहन सहन, खान पान आदि में एक दूसरे से मिलते हो, एक जैसे लक्षण रखते हो और एक साथ रहते हो, तो वो कहलाती है जनजाति। अब 12th ज्योग्राफी में एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। 12th ज्योग्राफी के सिलेबस में ये चार ही जनजातियां सम्मिलित है। कौन कौन सी? एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड। इन चार जनजातियों के बारे में 12th ज्योग्राफी के बारे में हम पढ़ेंगे और ये जनजाति वाला टॉपिक 2 नंबर का। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे एस्किमो पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में पहले अपन देख लेते हैं भाई विश्व में जनजातियां कौन कौन सी है या किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों का वितरण देख रहे हैं अपन। तो ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां। हम जनजातियों का वितरण पढ़ रहे हैं, उसमें है ध्रुवीय प्रदेशों, यानी जो ठंडे प्रदेश, बर्फीले प्रदेश है, ध्रुवों के आसपास के प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियां रहती है। तो उसमें अपन जैसे एस्किमो, इसमें अपन कौन से हैं, जैसे एस्किमो, सेमोसॉइड्स, ध्रुवीय प्रदेशों में ये 2 ही जनजातियां रहती है, एस्किमो और सेमोसॉइड्स। दूसरी अपने है विषुवतीय प्रदेशों में या विषुवतीय प्रदेशों की जनजातियां विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां रहती है, उनके क्या लक्षण है, कौन कौन सी जनजातियों के क्षेत्र है, उनका रहन सहन, खान पान वो क्या है। या विषुवत रेखा में जैसे पिग्मी, सेमांग और भी कई छोटी बड़ी जनजातियां निवास करती हैं। तीसरा, हम 2 हो गए भाई, ध्रुवीय प्रदेशों की जनजातियां, विषुवतीय प्रदेश की जनजातियां। अब उष्ण एवं मृस्थलीय प्रदेश की जनजातियां, मृस्थलीय प्रदेश की जनजातियां।
उष्ण यानी गर्म इलाकों में रहने वाली जनजातियां, और मरुस्थल जहाँ पे रेगिस्तान है उन प्रदेशों में भी कई जनजातियां रहती है। कई जनजातियों के समूह रहते हैं, जैसे कालारी में रहते हैं, कालारी बुशमैन, जैसे बुशमैन अभी मैंने पहले बताया भी था। एस्किमो और बुशमैन अपने सिलेबस में है। चौथा है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की या प्रदेश की जनजातियां। पहला हम देख रहे हैं ध्रुवीय प्रदेश की प्रजाति, उसके बाद में विषुवतीय प्रदेशों की जनजातियां, उष्ण एवं मरुस्थलीय प्रदेश की जनजातियां, एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की जनजातियों में देखेंगे अपन बद्दू और मसाई। बद्दू और मसाई जनजाति है वो उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की जनजाति है। अगला देखेंगे अपन समशीतोष्ण प्रदेश की जलवायु। समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की जनजातियां। समशीतोष्ण का मतलब न ज़्यादा सर्दी है न ज़्यादा गर्मी है। समशीतोष्ण, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। जैसे किर्गिज जनजाति है, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश की जलवायु है। उसके बाद में अगला ले लेते हैं अपन, अगला ले लेते हैं दुर्गम जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां। जो चट्टानों में, पत्थरों में निवास, पहाड़ों में निवास करते हैं, दुर्गम है, उनके रास्ते बिल्कुल कठिन है। उनमें जैसे अपने भील है, ये क्या बहुत ही कठिनाई भरे रास्तों में रहते हैं ये। अपने जैसे भील है, मीणा है, संथाल है, गोंड है, ये जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। भाई हमने जनजातियों का वितरण देखा है अभी कि कौन कौन से क्षेत्रों में, किस किस प्रकार के क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां रहती है। तो हमने देखा ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जनजातियां, उसमें एस्किमो और सेमोसॉइड्स, ये दोनों जनजातियां ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियां। अब विषुवतीय प्रदेशों, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। पिग्मी है, सेमांग है, ये जो जनजातियां हैं विषुवत रेखा के आसपास निवास करती है। उष्ण एवं मरुस्थलीय प्रदेश की जनजातियां, उष्ण प्रदेशों में और जो मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, उनमें कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है। जैसे अपना बुशमैन, अपने सिलेबस में भी है बुशमैन। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश की जलवायु, अब उष्ण कटिबंध में जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उनके आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती है, तो बद्दू और मसाई। फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ जाएगी किर्गिज। और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां कौन कौन सी है, भील है, मीणा है, गोंड है, संथाल है, ये वाली जनजातियां दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ठीक है भाई, ये जनजातियों का वितरण हुआ। अब अपन जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। पहले ले लेते हैं अपन एस्किमो। हमने अभी यहाँ पर देखा ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में, उसमें हमने लिखा था एस्किमो और सेमोसॉइड्स।
तो एस्किमो अपने सिलेबस में है। एस्किमो के बारे में पढ़ते हैं अपन। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ हो गया कच्चा मांस खाने वाला, कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश में रहने वाला, और बर्फीले प्रदेश में रहने वाला। भाई एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं तो एस्किमो वर्ड है, एस्किमो शब्द है, उसका शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश में रहने वाला। हमने अभी पहले ही जब जनजातियों का वितरण पढ़ा था उसमें हमने देखा था ध्रुवीय प्रदेश। अब ध्रुवीय प्रदेश है तो वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती है, तो वर्ष भर वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। अब बर्फ़ जमी होने के कारण वहाँ पे बर्फीले प्रदेश हो गया। वो वहाँ पे जो बर्फीले प्रदेश की जनजाति कौन सी हो गई? एस्किमो। इसीलिए उसको बोल दिया बर्फीले प्रदेश में रहने वाला। बर्फीले प्रदेश में रहेगा और कच्चा मांस खाने वाला जो भी होगा वो किस जनजाति से संबंधित होगा? एस्किमो। एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ हो गया, अब मंगोल प्रजाति से संबंधित हो गया। अब एस्किमो है, एस्किमो जनजाति के क्षेत्र कौन कौन से हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों में एस्किमो फैले हुए हैं? कनाडा, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, कनाडा है, साइबेरिया है, स्कैंडिनेविया है। इन क्षेत्रों में एस्किमो फैले हुए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में अलग अलग नाम से एस्किमो को जाना जाता है। याकूत है, जैसे एस्किमो प्रजाति ही है, एस्किमो प्रजाति से संबंधित ही है ये। याकूत है, लेप्स है, ये सब एस्किमो प्रजाति से ही संबंधित है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एस्किमो जनजाति के बारे में आगे और पढ़ते हैं। अब एस्किमो के क्षेत्र हो गए, एस्किमो का क्या हो गया? वितरण हो गया। अब हम एस्किमो के शारीरिक लक्षण देखते हैं। शारीरिक लक्षण देखने से पहले हम एक बात ध्यान रखना होगा कि एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं तो वहाँ की जलवायु कठोर होगी। अब कठोर जलवायु होगी तो एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो वातावरण के साथ अपना संतुलन, एडजस्टमेंट, समायोजन इस प्रकार कर लेते हैं कि वो उस कठोर जलवायु में भी जीवित रह सकते हैं। अब कठोर जलवायु में रहने के कारण उनका शरीर मजबूत होगा, बौने होंगे, मजबूत शरीर होगा और जो दांत हैं उनके सफ़ेद होंगे, आँखें थोड़ी बड़ी होगी, शरीर फूला हुआ होगा, मजबूत कदकाठी के लोग होंगे, मांसल शरीर होगा उनका। ये शारीरिक लक्षण हो गया। उसके बाद में उनका भोजन। एस्किमो जनजाति के भोजन में सील मछली, कौन सी मछली भाई? सील मछली। सील मछली का बहुत बड़ा योगदान होता है। एस्किमो जनजाति के भोजन में सील जनजाति बहुत ही, या एस्किमो जनजाति के जीवन यापन में सील मछली का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों? एस्किमो जनजाति सील का शिकार करते हैं। इस सील मछली के मांस को वो अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं।
इसके अलावा जो सील मछली की खाल है, सील मछली की जो खाल है उसका भी वो अपने वस्त्रों में, अपने तंबू बनाने में, या जो अस्थायी मकान बनाए जाते हैं उनके, उस सील मछली के खाल को ही काम में लेते हैं। सील मछली का एक और योगदान होता है भाई, सील मछली की जो चर्बी है, सील मछली की जो चर्बी है वो आसानी से जल जाती है और लंबे टाइम तक जलती रहती, इसलिए एस्किमो लोग सील मछली की जो चर्बी होती है उसको जलाकर प्रकाश करने में काम में लेते हैं। तो एस्किमो जनजाति की छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एस्किमो जनजाति में सील जनजाति का क्या महत्व है, सील मछली का या सील का क्या महत्व है। तो अब क्या बताया मैंने, एक तो उनको खाने के लिए मांस मिल जाता है भोजन के रूप में, फिर जो सील मछली की जो खाल है उससे वे अपना वस्त्र बनाते हैं, वस्त्र बनाने के बाद जो अपना मकान बनाते हैं उनके लिए वो एक तंबू टाइप को आसानी से अस्थायी तंबू टाइप बना लेते हैं, और जो सील मछली की जो चर्बी है उसको वो जलाने में काम में लेते हैं। ये हो गया भोजन। ऐसा कतई नहीं है कि वो केवल सील मछली का ही शिकार करते हैं, और भी कई छोटे जीव जंतु होते हैं उनका शिकार करते हैं, जैसे व्हेल। हालांकि व्हेल बड़ी मछली है लेकिन छोटे जो व्हेल के होते हैं उनका भी ये आसानी से शिकार कर लेते हैं। फिर सफ़ेद भालू, ध्रुवीय भालू बोलते हैं अपन, सफ़ेद भालू, खरगोश, इन सब का वो शिकार करके अपने भोजन की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं। अब भोजन की पूर्ति आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो इन जीवों को वो आसानी से पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं। उनके लिए भी वो अलग अलग विधियां अपनाते हैं। जैसे आखेट की कौन कौन सी विधियां अपनाते हैं? आखेट, पहले एक हार्पून का सुन लो। हार्पून, एस्किमो जनजाति हार्पून से शिकार करती। क्या होता है, हार्पून 5 या 6 मीटर का एक नुकीला भाला होता है, उस भाले को फेंक कर वो शिकार करते हैं। उसमें क्या होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में रहने के कारण बर्फ जमी रहती है। अब बर्फ जमी होने के कारण, जैसे ये बर्फ जमी हुई है, ये कोई प्रदेश है, अब इसमें ये बर्फ जमी हुई है, ये एस्किमो जनजाति के लोग क्या करेंगे, बर्फ की सतह पर एक छिद्र बना देंगे। छिद्र बना दिया और उसमें एक हड्डी लटका देंगे। वो हड्डी क्या करेगी, जब सील मछली सांस लेने के लिए इस छिद्र के पास आएगी तो ये हड्डी हिल जाएगी। अब इधर बैठा हुआ जो एस्किमो प्रजाति का लोग है, वो हड्डी हिलते ही उसे संकेत मिल जाएगा कि भाई हाँ कुछ जानवर या सील मछली सांस लेने के लिए आई है, वो उस भाले को फेंक कर शिकार कर लेगा। अब जो ये भाले से हार्पून को फेंक कर जो शिकार कर रहा है उस विधि को बोलते हैं माउपोक। माउपोक क्यों बोलते हैं? माउपोक का शाब्दिक अर्थ ही होता है इंतजार करना। माउपोक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? इंतजार करना। हड्डी बर्फ की सतह पर छेद करेगा, उसके अंदर हड्डी लटकाएगा, फिर वो वेट करेगा, इंतजार करेगा कि भाई कब सील मछली आकर इस छिद्र से श्वास लेने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही वो इंतजार करेगा और हड्डी हिलेगी तो ही तो वो शिकार करेगा, तो वो इंतजार करता रहेगा कि भाई इस छिद्र पर सील मछली कब तक आएगी। इसलिए इस विधि को बोलते हैं इंतजार करना। माउपोक हो गया, ये वापस बताऊंगा मैं अभी, जैसे क्या क्या जो ये शब्दावली है ये वाली एक बार वापस रिवीजन करवा दूंगा। माउपोक हो गया। एक शिकार करने की विधि है उनकी इतुरपाक। इतुरपाक का मतलब है, हमने अभी पहले देखा था भाई सतह पर एक ही छेद करता है यहाँ पे। अब क्या करेगा एस्किमो, इतुरपाक में क्या करेगा,
बर्फ की सतह पे 2 छेद कर देगा। 2 छेद करने के बाद में एस्किमो इसमें इतुरपाक जो अपन शिकार करने की विधि है उसमें 2 या 2 से अधिक एस्किमो सम्मिलित होते हैं। इसमें एक छिद्र में एक एस्किमो क्या करेगा, चारा डालेगा और उस मछली जो सील मछली है उसको इस चारे तक बुलाने की कोशिश करेगा। अब जब सील मछली उस चारे को खाने के लिए इस छिद्र पर आएगी तो इधर वाला एस्किमो, ये एस्किमो संकेत कर देगा और इधर जो खड़ा है एस्किमो वो इस छेद से उस सील मछली का शिकार कर लेगा। भाई माउपोक में एक इंतजार करना होता है, माउपोक का अर्थ इंतजार करना होता है और एक ही छिद्र बना रहा। इतुरपाक में वो 2 छेद बनाएगा और 2 या 2 से अधिक एस्किमो मिलकर वो शिकार करेंगे। माउपोक हो गया, हार्पून हो गया, इतुरपाक। भोजन हो गया, वस्त्र देख लेते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग जीव जंतुओं पर ही निर्भर रहते हैं। खेती, वहाँ पर बर्फ़ है, वहाँ पर खेती तो वो कर नहीं सकते, तो जो जीव जंतु से जितना मिलेगा उसको उससे ही वह अपना जीवन यापन करेंगे। तो जीव जंतु में उनके पास मैंने अभी पहले बताया था, जैसे भाई सील मछली है, ध्रुवीय भालू है, कैरिबो जिसको अब बाहरे सिंगा बोलते हैं, और छोटे खरगोश। ये जीव जंतु है एस्किमो की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया, इनके जीवन यापन के लिए प्रमुख आधार है। अब वस्त्रों में एस्किमो जनजाति क्या करेगी, सील मछली को मारेगी और उसके चमड़े को, उसके जो खाल है सील मछली की खाल को अपने वस्त्रों के रूप में काम लेगी। उसके अलावा ध्रुवीय भालू है, उसके जो भी पार्ट्स होंगे उसको काम में लेने के बाद में जो खाल बचेगी उसको भी वो अपने वस्त्रों के रूप में काम में लेगी। कैरिबो या बाहरे सिंगा है, उसकी खाल को वो अपने वस्त्रों के रूप में काम में लेंगे। खरगोश है, इसका हालांकि खाल तो इससे भी निकलेगी लेकिन उसका भी इनके जीवन में प्रमुख योगदान होता है। ये वस्त्र होंगे, जो भी जीव जंतुओं की जो खाल मिलेगी उस खाल का वो अपने वस्त्रों के रूप में काम में लेंगे। ठीक है भाई, वस्त्र हो गए, भोजन हो गया, वस्त्र हो गए और आखेटन की विधियां हो गई। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं मकान, इनके निवास स्थान। एस्किमो जनजाति बर्फ या बर्फीले प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है, यह मैंने पहले ही बता दिया था। अब जो बर्फ के एस्किमो जनजाति क्या करेगी, बर्फ का ही गुंबदाकार मकान बना लेगी। अब जो ये मकान बनाएगी, इसको जो बर्फ का मकान बना होगा उसको बोलेंगे इग्लू। याद रखना भाई, आगे बता दूंगा वापस। इग्लू। एस्किमो जनजाति जो बर्फ का मकान बनाएगी, उसको जो बर्फ से बना मकान होगा उसको बोलेंगे अपन इग्लू। इसके अलावा एस्किमो जनजाति के लोग और भी जैसे पत्थरों से या लकड़ियों से या और भी कोई किसी भी चीज़ से ये झाड़ियों से जो मकान बनाएंगे उसको बोलेंगे कर्मक। उसको क्या बोलेंगे भाई, कर्मक।
इग्लू हो गया, इग्लू होगा बर्फ से बना मकान। इग्लू क्या होगा भाई? बर्फ से बना मकान। बर्फ से बना मकान होगा, वो क्या कहलाएगा? बर्फ से बना मकान, इग्लू। इसके अलावा लकड़ियों से, टहनियों से, टहनियों से या पत्थरों से, पत्थरों से जो मकान बना होगा वो कहलाएगा कर्मक। क्या कहलाएगा भाई? कर्मक। ये लिखा इधर कर्मक। ठीक है, इग्लू हो गया और कर्मक हो गया। उसके बाद में और कौन कौन से जो यंत्र या उपकरण है जो एस्किमो जनजाति के जीवन यापन में सहायता प्रदान करते हैं? तो एक आता है कयाक। क्या आता है भाई? कयाक। कयाक क्या होता है? 5 या 6 मीटर लंबी एक नाव होती है। 5 या 6 मीटर लंबी नाव होती है जिसका उपयोग वह सील मछली के शिकार में करते हैं। सील मछली का शिकार करने के लिए 5 या 6 मीटर की एक छोटी नाव होती है जिसका वो परिवहन के रूप में काम में लेते हैं। तो वो छोटी नाव क्या कहलाती है? कयाक। क्या कहलाएगी भाई? कयाक। जो छोटी नाव होगी और सील मछली का शिकार करने के लिए काम में लेंगे जो चमड़े से बनी होगी वो क्या कहलाएगी? कयाक। तो इधर लिख लिया हमने कयाक। अब अगला लिखते हैं अपन उमियाक। उमियाक क्या होता है? व्हेल मछली। कौन सी भाई? व्हेल मछली को पकड़ने के लिए या व्हेल मछली का शिकार करने के लिए, व्हेल मछली के शिकार में, व्हेल मछली के शिकार में प्रयुक्त बड़ी नाव। पाँच या 6 मीटर लंबी नाव होगी जो छोटी होगी और सील मछली का शिकार करेंगे तब तो कहलाएगी वो कयाक। ये तो छोटी नाव और बड़ी नाव। जो नाव छोटी होगी वो तो कहलाएगी कयाक और जो थोड़ी बड़ी होगी 5 या 6 मीटर से थोड़ी बड़ी होगी और जिसका उपयोग व्हेल मछली के शिकार के लिए किया जाएगा वो कहलाएगी उमियाक। इसके अलावा हार्पून मैंने वहाँ पे लिख ही दिया, बता ही दिया। स्लेज। अब स्लेज क्या होती है? स्लेज बर्फ पर चलने वाली परिवहन का एक साधन होता है। बर्फ पर चलने वाला परिवहन का एक साधन होता है। इसमें कुत्तों के माध्यम से कुत्ते या बहारे सिंगे, कुत्ते या बहारे सिंगा को स्लेज गाड़ी में जोत लिया जाता है। फिर वो बर्फ पर परिवहन का मुख्य साधन बनता है और वो आसानी से अपना परिवहन कर सकते हैं, इधर उधर आसानी से जा सकते हैं। तो भाई कंपटीशन, जैसे अभी ये मैंने बताया, कई कंपटीशन के एग्ज़ाम में या आपके 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में इनमें से छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ सकते हैं। कैसे? जैसे हार्पून। हार्पून क्या होता है? एस्किमो जनजाति के 5 या 6 मीटर लंबा एक भालेनुमा हथियार होता है जिसको वह फेंक कर किसी जीव जंतु का या सील मछली का शिकार करते हैं। अब बसंतकालीन आखेट और शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन,
दो विधियां हो गई आखेट की, माओपोक और इतुरपाक। माओपोक का शाब्दिक अर्थ होता है, माओपोक का शाब्दिक अर्थ मैंने अभी बताया, इंतजार करना, इंतजार करना। इसमें क्या होता है, बर्फ की सतह पर एक छिद्र बना दिया जाता है, उस छिद्र में एक हड्डी लटका दी जाती है। अब जैसे ही सील मछली श्वास लेने के लिए बर्फ की सतह पर बने छिद्र पर आएगी तो वो हड्डी हिल जाएगी। अब जैसे ही हड्डी हिलेगी, एस्किमो उधर तैयार रहेगा हार्पून लिए हुए, वो इंतज़ार करता रहेगा कि कब वो हड्डी हिले और कब मैं सील मछली का शिकार करूं। अब जैसे ही हड्डी हिलेगी वो हार्पून को फेंकेगा और सील मछली का शिकार कर लेगा। तो माओपोक इंतजार करना, शाब्दिक अर्थ का माओपोक का मतलब ये हो गया। इतुरपाक, इतुरपाक शिकार कर, एस्किमो जनजाति में शिकार करने की ही एक विधि है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक एस्किमो जनजाति के लोग मिलकर ये शिकार करते हैं। इसमें बर्फ माओपोक जो अपने शिकार एस्किमो की विधि में पढ़ा था कि भाई सतह पर एक ही छिद्र बना था, इतुरपाक में दो सतह पर दो छिद्र बनाता है। दो छिद्रों को क्या काम में लेता है, एक छिद्र में तो वो चारा डालकर सील मछली को आकर्षित करता है, उस चारे तक बुलाने की कोशिश करता है कि भाई वो सील मछली उसको, यानी सील मछली को फंसाने के लिए वो एक तरीका अपनाते हैं। वो में तो वो चारा लटका देंगे, जैसे ही सील मछली आएगी उस चारे को खाने के लिए दूसरे छिद्र में से हार्पून लिए हुए एस्किमो तैयार रहता है। जैसे ही वो उस चारे को लपकने के लिए सील मछली आएगी, एक उस छिद्र पर खड़ा व्यक्ति संकेत पाते ही हार्पून से उसका शिकार कर लेगा। ये हो गया इतुरपाक। आगे हमने देखा इग्लू। इग्लू होता है एस्किमो जनजाति का निवास गृह या बर्फ से बना, मतलब बर्फ से बना। ये किससे भाई, बर्फ से निर्मित। इग्लू मकान या इग्लू एस्किमो जनजाति का निवास स्थान होता है जो बर्फ से निर्मित मकान होता है, वो क्या कहलाएगा, इग्लू। कर्मक, ये इग्लू तो भाई बर्फ से बनेगा, कर्मक बनेगा या तो लकड़ियों से, टहनियों से या पत्थर से। तो ये लकड़ी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लकड़ी से निर्मित मकान। एस्किमो जनजाति का लकड़ी से जो मकान बना होगा उसको अपन बोलेंगे कर्मक, जो बर्फ से मकान बना होगा उसको अपन बोलेंगे इग्लू। आगे देखते हैं अपन कयाक। कयाक एस्किमो जनजाति में परिवहन का मुख्य साधन है। कयाक होता क्या है, 5 या 6 मीटर की एक छोटी नाव होती है, उस नाव में बैठकर एस्किमो सील मछली का शिकार करते हैं। जो छोटी नाव होगी वो तो कहलाएगी कयाक। अब जैसे सील मछली छोटा जानवर है, व्हेल मछली थोड़ा बड़ा जानवर, उस बड़े जानवर या बड़ी मछली को शिकार करने के लिए एस्किमो जनजाति के लोग बड़ी नाव का प्रयोग में लेते हैं, बड़ी नाव का इंतजाम करते हैं। बड़ी नाव को काम में लेने के बाद में उस नाव को क्या बोलेंगे, उमियाक। कयाक और उमियाक डिफरेंट पूछा जा सकता है भाई, कयाक और उमियाक क्या है, माओपोक और इतुरपाक क्या है। ये वर्ड दोनों जैसे माओपोक और इतुरपाक एक ही शब्द लग रहे हैं लेकिन दोनों हैं अलग अलग। कयाक और उमियाक है नावें ही है, दोनों नाव ही है, लेकिन उनमें आकार का ही फर्क होता है। एक छोटी होती है तो 5-6 मीटर छोटी, 5-6 मीटर की होती है तब तो वो कहलाएगी कयाक। अब बड़ी व्हेल मछली के शिकार के लिए जो बड़ी नाव होगी 5-6 मीटर से थोड़ी बड़ी होगी वो कहलाएगी उमियाक। उसके बाद में स्लेज। स्लेज बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है। अब बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है तो वहाँ पर उन कुत्ते और बाहरी सींगों का प्रयोग वह इस स्लेज गाड़ी को खींचने में करते हैं। कुत्ते और बाहरी सींगे को स्लेज गाड़ी में जोत दिया जाता है, फिर वो उसको खींचते हैं और परिवहन के रूप में उसको काम में लेते हैं। अब वर्तमान समय में एस्किमो जनजाति
पश्चिमी जो सभ्यता है जैसे कनाडा है, यूएसए है, इन क्षेत्रों के लोग धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच रहे हैं और वे भी उन लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं। एस्किमो और जो पश्चिमी देश हैं, यूएसए है, कनाडा है, इन देशों के लोग आपस में धीरे धीरे इकट्ठित हो रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। वो एस्किमो जनजाति के लोग हैं, इन जो शील मछली है इनके पार्ट्स उनको देते हैं, बदले में उनको मुद्राएं मिल जाती है, रुपये पैसे मिल जाते हैं, डॉलर मिल जाते हैं। तो ये धीरे धीरे एस्किमो जनजाति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उनका जीवन यापन धीरे धीरे सुधर रहा है। ठीक है भाई, ये हमने देखा एस्किमो, उसमें हमने हारपून देख लिया, माओपोक देख लिया, इतुरपाक देख लिया, इग्लू देख लिया, कर्मक देखा, कयाक देखा, उमियाक देखा, स्लेज देखा। इसके अलावा एस्किमो जनजाति का हमने भोजन के बारे में देखा, उनके वस्त्रों के बारे में देखा, आखेट करने की विधियों के बारे में देखा। ठीक है भाई, अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे बुशमैन। एस्किमो हो गया अपना। धन्यवाद।